नमस्कार एंड वेलकम टू मित्र ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वुमेन्स रिजर्वेशन बिल के बारे में, यानी महिला आरक्षण विधेयक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इसकी शुरुआत होती है जब गवर्नमेंट एक स्पेशल सेशन की बात करते हैं जो 18 सितंबर से लेके 22 सितंबर तक होता है। ये सिर्फ 5 डेज का एक सेशन होता है, ठीक है। इसी स्पेशल सेशन के अंदर हम महिला आरक्षण विधेयक को पेश करते हैं और ये वही सेशन है जिसमें हम एक ओल्ड बिल्डिंग से नई बिल्डिंग में शिफ्ट होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब जितने भी सेशन होंगे, जितने भी कार्य होंगे, सारे नए पार्लियामेंट के अंदर होंगे। तो आपने देख लिया कि इसे कब पास किया गया था। इसके नाम वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 2023, हिंदी में महिला आरक्षण विधेयक 2023। ये 128वां विधेयक था, यानी 128वां बिल था, ठीक है। इसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहते हैं, क्योंकि जो करंट गवर्नमेंट है उनके पास एक अच्छा खासा बहुमत है, ठीक है। तो लोकसभा से बहुत आसानी से पास हो गया, राज्यसभा से बहुत आसानी से पास हो गया, गैर राष्ट्रपति के पास उन्होंने भी इसको सहमति दे दी। इसीलिए अब ये बिल नहीं रहा, अब बन गया है एक्ट। क्या बन गया है? एक्ट। यानी अब ये कानून बन चुका है, अधिनियम बन चुका है। ये कौन सा अमेंडमेंट था? ये था 106 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको ध्यान रखना है कि जो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल था वो 106 अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन का। अब आपके मन में आ रहा होगा कि इसको पेश किसने किया था और कब किया गया था। देखिए 27 साल पहले, यानी 12 सितंबर 1996 को, ठीक है, इसको पेश किया गया था। उस समय जो पीएम थे वो थे एचडी देवगौड़ा। यहाँ पर आप फोटो देख पा रहे हैं। इन्होंने इसको पेश किया था, लेकिन इनके पास बहुमत नहीं था, इसीलिए वो इसको पारित नहीं करवा पाए। लेकिन बात यहीं पे रुकती नहीं है। इसके बाद भी इसको कई बार, कई मौकों पे पेश किया जाता है, लेकिन बहुमत ना होने के कारण और विपक्ष के विरोध के कारण इसको हम पास नहीं करा पाते। यहाँ पर आप देख सकते हैं, डाटा आपके सामने है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, करंट गवर्नमेंट के पास एक अच्छा खासा बहुमत है, इसीलिए इसको पास करना बहुत ही मुश्किल नहीं हुआ, बहुत ही आसान हुआ। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें महिलाओं को आरक्षण देने की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए जैसा कि आप जानते हैं, हमारी जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, उसके अंदर जो महिलाओं का योगदान है वो कितना है? 50%। हमारी जो जनसंख्या है उसमें 50%, यानी आधी जनसंख्या महिलाओं की है। लेकिन फिर भी लोकसभा के अंदर सिर्फ 15.2% महिलाएं एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या फिर सांसद है। कितनी है? 82 है। लोकसभा में मेंबर कितने हैं? 543। 543 में से सिर्फ 82 ऐसी महिलाएं हैं जो सांसद हैं, यानी 15.2। और राज्यसभा में तो और भी कम है, सिर्फ 13%। जब भारत के अंदर 50% महिलाएं हैं तो लोकसभा के अंदर सिर्फ 15% ही महिलाएं हैं। ये तो अच्छी बात नहीं है। कानून बनाने में हमें एक जेंडर बायसनेस देखने को मिलेगी ना, तो वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हमारी पहली लोकसभा बनी थी उस समय सिर्फ 5% महिलाएं थी लोकसभा के अंदर। अब ये 15% हो चुकी हैं, यानी 3 गुना ये हो चुकी हैं। लेकिन फिर भी अभी तो बहुत कम है, ठीक है। अगर आप किसी और कंट्री से इसकी वो करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो सबसे पहले नंबर पे आपको देखने को मिलेगा रवांडा, जहां पर 61% महिलाएं क्या है? प्रतिनिधि हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है क्यूबा और थर्ड नंबर पे आता है निकारागुआ। और अगर बांग्लादेश की बात करते हैं 21%, पाकिस्तान में 20%, जो भारत से बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर विधान सभाओं की बात करते हैं भारत के, अगर एक एवरेज निकालते हैं सबका मिला के, तो सिर्फ 9% महिलाएं आपको देखने को मिलेंगी विधानसभाओं में, जो एक अच्छी बात नहीं है। अगर आप और देश देखना चाहते हैं, जैसे कि स्वीडन हो गया 46%, नॉर्वे 46%, इसी प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको डाटा देखने को मिल रहा है। इस हिसाब से भारत में जो 15.2% महिलाएं हैं वो काफ़ी कम है। इसके लिए हमें स्टेप उठाने पड़ेंगे, इसीलिए हम इस विधेयक को लेके आए। अब आपके मन में आ रहा होगा कि जो विधेयक है, ये जो हम रिजर्वेशन देंगे महिलाओं को, वो कहाँ कहाँ पे देंगे। देखिए आपको पता है कि जो संसद है वहां पर आपको लोकसभा देखने को मिलती है और राज्यसभा देखने को मिलती है। लेकिन जो ये रिजर्वेशन देंगे वो सिर्फ हम लोकसभा में देंगे।
राज्यसभा में नहीं देंगे। इसी हिसाब से स्टेट के अंदर आपको कहीं पे विधानसभा आपको हर जगह देखने को मिलती है और विधान परिषद कहीं कहीं पे देखने को मिलती है, लेकिन विधान परिषद में हम इस रिजर्वेशन को नहीं देंगे, इस आरक्षण को नहीं देंगे। सिर्फ कहाँ पे देंगे? विधानसभा में देंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ विधानसभा और लोकसभा में इसको दिया जाएगा। एक जगह और है जहां पर हम इस रिजर्वेशन को देंगे। आपको पता है कि भारत के अंदर इस समय 8 यूटी है। कितनी यूटी है? 8। 8 में से 3 ऐसी यूटीज हैं जहां पर आपको विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलेगी, दिल्ली में, जम्मू एंड कश्मीर में और पुदुचेरी में। लेकिन जो ये रिजर्वेशन है हमने सिर्फ एक ही यूटी में लागू किया है। वो कौन सा यूटी है? वो है दिल्ली। तो आपने देख लिया, लोकसभा, सभी राज्य के विधानसभा और दिल्ली जो यूटी है वहां के जो विधानसभा है इसमें लागू किया जाएगा इस रिजर्वेशन को। 3 जगह, लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली। अब देखिए बात कर लेते हैं कि रिजर्वेशन हमने और कहां कहां पे दे रखा है। देखिए आपको पता है 73rd और 74th अमेंडमेंट हुआ था 1993 में, जब हमने पंचायत को और जो नगर पालिका है उनको हमें कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्थान दिया था। उसी समय यानी 1993 में ही हमने 1/3 जो सीट्स थी ना पंचायत की, नगर पालिका की, वो वुमेन्स के लिए रिजर्व कर दी गई थी। तो आपको पता होना चाहिए कि पंचायत और नगर पालिका के अंदर हमने वुमेन्स को रिजर्वेशन 1993 में ही दे दिया था। तो जो आरक्षण का लेके आए ना ये बिल, ये पंचायत और नगर पालिका पर अप्लाई नहीं होगा क्योंकि इनको पहले से ही आरक्षण मिला हुआ है। ठीक है। लोकसभा में और विधान सभा में एससी को और एसटी को पहले से ही हमने क्या दे रखा है? रिजर्वेशन दे रखा है। लेकिन एससी और एसटी में महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया गया था। ठीक है। एससी और एसटी को आरक्षण दिया गया था लेकिन स्पेशल रूप से महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया गया था। ये आप ध्यान रखिए। देखिए गवर्नमेंट की हमने बात कर ली, यूनियन गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की हमने बात कर ली कि यहाँ पर सिर्फ लोकसभा को और यहाँ पर सिर्फ विधानसभा को दिया जाएगा। जो लोकल गवर्नमेंट है यानी म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत, यहाँ पर हम इसको रिजर्वेशन नहीं देंगे। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पंचायत में और नगर पालिका में 33% जो रिजर्वेशन था वो 1993 से ही लागू है। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्होंने इस लिमिट को बढ़ा दिया है, इसको 50% कर दिया है। ठीक है, कितना कर दिया है? 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन्स। वो कौन से राज्य हैं? तो वो है आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा और उत्तराखंड। तो ये ऐसे राज्य हैं जिन्होंने 33% से बढ़ाकर 50% रिजर्वेशन कर दिया है। कहां पर? पंचायत में और नगर पालिका में। ठीक है, तो आपने एक कारण ये समझ सकते हैं इसको पेश करने का कि जो पंचायत है और जो नगर पालिका है वहां पर महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो 40% से ज्यादा है। ठीक है, लेकिन लोकसभा में, राज्यसभा में जैसे कि मैंने आपको बताया 15.2%, 13%, जो काफी कम है। इसीलिए हम इस बिल को लेके आए हैं। इसका महत्व की बात करते हैं कि इससे क्या होगा। देखिए अगर हम इस बिल को लागू करते हैं तो उससे जो महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं उनकी भी समानता आएंगी। महिलाओं की जो उनके अंदर जो कैपेसिटी है ना उसको पूर्ण विकास करने का अधिकार मिलेगा और महिलाओं का जो आत्म प्रतिनिधित्व है और जो आत्म निर्णय है उसका भी अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ही कम ऐसी महिलाएं हैं जो लोकसभा में हैं और ज्यादा का है, ज्यादा लोग हैं यानी ज्यादा आदमी है। तो इससे जो कानून बनाने के अंदर जो दिक्कतें आती है ना वो दिक्कतें खत्म की जा सकती हैं अगर हम रिजर्वेशन देते हैं 33% का। तो ठीक है, अब बात करते हैं विधेयक की मुख्य विशेषताओं के बारे में। ठीक है, ये बहुत ही मेन चीज है। देखिए हमने बात की थी लोकसभा में हमने क्या दिया है? हमने रिजर्वेशन दिया है। अब लोकसभा के लिए हमने क्या किया है कि अनुच्छेद 330A जोड़ा है संविधान के अंदर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने 106th अमेंडमेंट किया है। जब हमने संविधान के अंदर अमेंडमेंट किया है तो हमने कुछ जोड़ा होगा या कुछ हटाया होगा, है ना? तो हमने जोड़ा क्या है? हमने एक अनुच्छेद जोड़ा है, उसका नाम क्या है? 330A। हमने
330 ए ही क्यों जोड़ा, ठीक है, ये आपके मन में आ रहा होगा। देखिए जो 330 है, 330 जो आर्टिकल है उसके अंदर लोकसभा के अंदर जो एससी और एसटी है उनको आरक्षण दिया गया है, इसीलिए 330 को लिया गया है। 330 ए में महिलाओं की बात कर दी गई है और 330 में एससी और एसटी की बात कर दी गई है रिजर्वेशन की, ठीक है। तो एक आर्टिकल जोड़ा गया है 330 ए। अगर राज्य विधानसभाओं की बात करते हैं तो हमने एक आर्टिकल और जोड़ा है, उसका नाम है अनुच्छेद 332 ए। इसमें कहा गया है कि जितनी भी राज्य के अंदर विधानसभाएं हैं वहां पर महिलाओं के लिए आरक्षण देना अनिवार्य है। और जो हमने एससी और एसटी को आरक्षण दे रखा है ना, पहले से जो आरक्षण दे रखा है उस आरक्षण के अंदर ही हम महिलाओं को आरक्षण देंगे। मान लेते हैं कि किसी राज्य के अंदर, मान लेते हैं कि यूपी है, ठीक है, क्या है, यूपी के अंदर हमने एससी और एसटी को 200 सीटें दे रखी हैं, पहले से ही रिजर्व कर रखी हैं। तो महिलाओं को आरक्षण कैसे दिया जाएगा, जो हमने एससी के लिए 100 सीटें आरक्षण कर रखी हैं उसी के अंदर हम 33% यानी 33 सीटें इनके लिए रिजर्व कर देंगे, ठीक है। यानी जो हमने इनको रिजर्वेशन पहले से दे रखा है एससी को, उसी के अंदर रिजर्वेशन दिया जाएगा, कोटा के अंदर कोटा दिया जा रहा है इनको, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए जो 239 ए ये क्या है, एक अनुच्छेद है, इसके अंदर एक हमने नया खंड जोड़ दिया है। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 239 ए क्या है। देखिए अनुच्छेद 239 ए को 1991 में जोड़ा गया था हमारे संविधान के अंदर। इसमें हमने दिल्ली को एक विशेष दर्जा दिया गया था राष्ट्रीय राजधानी का, ठीक है। इसी के अंदर हमने एक नया खंड जोड़ा है, उसका नाम क्या है, अनुच्छेद 239 ए 2B। इसमें हमने क्या किया है, हमने ये कहा गया है कि जो रिजर्वेशन है ये दिल्ली में भी लागू होगा और वो सारी चीजें लागू होंगी जो संसद कानून के द्वारा दिल्ली के अंदर लागू करना चाहेंगे। तो ये आपने देख लिया। एक और आर्टिकल जोड़ा गया है हमारे संविधान के अंदर, उस आर्टिकल का नाम है 334 ए यानी 334 ए आर्टिकल। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, आरक्षण की शुरुआत कब होगी ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपके मन में भी आ रहा होगा कि आरक्षण की शुरुआत कब होगी। जैसा कि आपको पता है 2023 अभी चल रहा है, अगले साल 2024 में लोकसभा के इलेक्शन होंगे, ठीक है। तो आपके मन में आ रहा होगा क्या 2024 के इलेक्शन में इसको लागू कर दिया जाएगा, तो देखिए इसका जवाब है नहीं। सबसे पहले जनगणना होगी, सेंसस होगा, सेंसस होने के बाद एक परिसीमन आयोग बनेगा, डीलिमिटेशन होगा, ठीक है। जब डीलिमिटेशन हो जाएगा उसके बाद ही इसको लागू किया जाएगा। तो डीलिमिटेशन जब होगा ना, जो परिसीमन होगा वो कब होगा, 2026 में होगा। उससे पहले हम अपनी जनगणना पूरी कर लेंगे। 2026 के बाद अगर ये लागू होगा तो आपको पता है 2024 में इलेक्शन होंगे, उसके बाद 5 साल में इलेक्शन होते हैं हमारे भारत में। उसके बाद इलेक्शन कब होंगे, 2029 में। यानी ये कब लागू होगा, 2029 में लागू होगा, क्योंकि 2026 के बाद ही इसको लागू करना है और 2026 के बाद इलेक्शन कब होंगे, 2029 में होगा। यानी 2029 में इसको लागू किया जाएगा। अगले साल जो इलेक्शन है उसमें ये लागू नहीं होगा। कितने सालों के लिए लागू होगा, 15 वर्ष के लिए लागू होगा। और आपको पता है कि हमारे भारत में जो चीज़ लागू हो जाती है एक बार, उसको ख़त्म करना या उसको बंद करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमने जब लोकसभा के अंदर एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन दिया था सिर्फ 10 साल के लिए, उसको हम 10 साल बाद हमेशा बढ़ाते हुए आए हैं और अभी भी बढ़ा रहे हैं। उसी प्रकार से इसको 15 साल के लिए बढ़ाया गया है, मतलब लागू किया गया है पहले, उसके बाद हम इसको बढ़ाते रहेंगे। तो 2029 में इसको लागू किया जाएगा, 15 साल जोड़ देते हैं तो 2044 तक यह कानून बना रहेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए इसमें सीटों का रोटेशन होगा, ठीक है। यानी मान लेते हैं कि ये सीट एक, तो ये हमने किसी को दे दी महिलाओं को, तो ये चेंज होती रहेंगी, ये रोटेट होती रहेंगी। किसी एक ही को बार बार सीटें नहीं दी जा सकती, ठीक है, ये रोटेट होती रहेंगी, ठीक है। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोकसभा के अंदर 82 महिलाएं हैं, ठीक है। कितनी महिलाएं हैं, 82। लेकिन जब डिलिमिटेशन हो जाएगा और ये कानून लागू हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 33% हम रिजर्वेशन देंगे, किसको, वुमेन को। आपको पता है कि 4
543 टोटल क्या है मेंबर है लोकसभा में। इसका अगर आप 33% निकालेंगे तो 181 आपको देखने को मिलेगा। यानी भारत की जो लोकसभा होगी उसके अंदर 181 वुमेन्स आपको देखने को मिलेंगी आफ्टर 2026। 2026 का मतलब क्या हो गया कि 2029 में जो इलेक्शन होंगे उसके बाद आपको कम से कम 181 महिलाएं संसद के अंदर जरूर देखने को मिलेंगी। लेकिन जब डिलिमिटेशन होगा, डिलिमिटेशन से ये जो लोकसभा की जो 543 की जो संख्या है वो बढ़ सकती है, क्या पता ये 700 हो जाए। अब जब ये 700 हो जाएगा तो इसका 33% निकालेंगे ना हम, जब इसका 33% निकालेंगे वुमेन के लिए तो 181 जो वुमेन्स होंगी वो बढ़ सकती हैं, क्या पता 200 हो जाए, 200 प्लस हो जाए। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि डिलिमिटेशन के द्वारा जब लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी उसके हिसाब से महिलाओं की सीटें भी बढ़ेंगी, क्योंकि 33% तो हमको करना ही है। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा कि जो हमने एससी को और एसटी को रिजर्वेशन दे रखा है, आरक्षण दे रखा है, क्या अलग से आरक्षण दिया जाएगा? देखिए नहीं, अलग से आरक्षण हम नहीं देंगे महिलाओं को। ठीक है, जो हमने एससी को और एसटी को आरक्षण दे रखा है ना लोकसभा के अंदर, लेकिन महिलाओं को आरक्षण अलग से नहीं मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो महिला है उनको कोटा के अंदर कोटा मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा? 33% मिलेगा, ये आपको पता ही है। लोकसभा के अंदर हमने एक चीज फिक्स कर रखी है कि जो एसटी होंगे, कौन होंगे? एसटी, उनकी सीटें हमने फिक्स कर रखी है 47 रिजर्व कर रखी है। और इसी हिसाब से जो एससी है उनके लिए सीटें रिजर्व कर रखी है 84, एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47 ये रिजर्व कर रखी है। तो जो हमने रिजर्व कर रखी है 47, इसके अंदर 33% हम रिजर्वेशन देंगे महिलाओं को। इसके अंदर 47 के अंदर, उसके हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो जो एसटी है वहां पे कितनी महिला होंगी? 16, और जो एससी है वहां पे कितनी महिलाएं होंगी? 28। ठीक है, तो एससी की 28 महिलाएं होंगी और एसटी की 16 महिलाएं होंगी, क्योंकि कोटा के अंदर हमें कोटा देना है। और आपको पता है कि जो ओबीसी कैटेगरी है उसके लिए हमारे लोकसभा के अंदर कोई भी आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, लेकिन 33% की हमने बात तो की है, ये आपको पता है कि हमने 33% की बात की है, लेकिन जहां पर महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया गया है वहां पर भी महिलाएं खड़ी हो सकती हैं और लड़ सकती है। लेकिन आदमी 33% में खड़े नहीं हो सकते और लड़ भी नहीं सकते। ठीक है, ये तो भेदभाव हो गया ना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डिबेट की कि गवर्नमेंट का क्या कहना है और विपक्ष का क्या कहना है। देखिए, विपक्ष का यही कहना है कि ये जो आरक्षण बिल लेके आया गया है, इसको पास किया गया है, यह लोगों को गुमराह करने के लिए है, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है और जो ये रिजर्वेशन है ये 2029 में लागू होगा, तो इसको अभी क्यों लागू नहीं किया गया? अगर अभी लागू नहीं किया गया है तो इसको अभी लाया क्यों गया है? तो जो विपक्ष है वो कह रहे हैं कि 2024 में महिलाओं का सारा वोट इकट्ठा करने के लिए इसको लाया गया है, क्योंकि जो विपक्ष है वो कह रहा है कि 2029 में लागू करने पर अच्छा है 2024 में कर दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो मेजोरिटी है, वो ऐसा कर सकती है। उन्हें क्या करना है, एक बिल पेश करना है, उसको पास करवा लेना है और 2024 में ही इसको लागू किया जा सकता है। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही, क्योंकि उनको इससे क्या हो सकता है, उनको इससे घाटा हो सकता है। 2024 में जो इलेक्शन होगा उसमें इनको क्या प्रॉफिट मिलेगा, इसीलिए इसको पेश किया गया है, ये कहा गया है विपक्ष के द्वारा। विपक्ष ने एक चीज और कही है कि जो 33% है ये बहुत ही कम रिजर्वेशन दिया जा रहा है, क्योंकि महिलाएं 50% है, तो इलेक्शन के अंदर यानी जो एमपी है उनको भी 50% होना चाहिए महिलाओं के अंदर। ठीक है, तो जो विपक्ष है वो बोल रहा है 33% को बढ़ा के 50% कर दो। आपको पता ही है विपक्ष का क्या काम होता है, आलोचना करना। ठीक है, तो ये आलोचना कर रहे हैं, 33% को बढ़ा के 50% कर दो, ऐसा इनके द्वारा कहा गया है। फिर कहा गया है कि ओबीसी के लिए भी रिजर्वेशन की बात की जाए अलग से, क्योंकि एससी और एसटी को रिजर्वेशन पहले से मिला हुआ है, तो ओबीसी को भी दिए जाए। ये सारी जो बातें हैं ये हमारे विपक्ष ने कही हैं। और भी कई सारी बातें हैं, जैसे महिलाओं के लिए अलग, अगर अलग से निर्वाचन क्षेत्र होगा तो जो उनका दृष्टिकोण होगा ना वो बहुत नैरो हो जाएगा, बहुत स्थिर हो जाएगा,
और योग्यता के आधार पर जो प्रतिस्पर्धा होती है उसकी तरह से इसको नहीं देखा जाएगा। देखिए जो संविधान सभा था ना, संविधान सभा के अंदर रेणुका रे ने कहा था कि मैं महिला रिजर्वेशन के खिलाफ हूं। ये बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थी। उन्होंने कहा कि जब महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण होता है तो सामान्य सीटों के लिए उनके विचार का सवाल ही नहीं उठता, चाहे वो कितनी ही सक्षम क्यों ना हो। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो सामान्य सीटें हैं उनके लिए तो खत्म ही हो जाएंगी फिर सामान्य सीटें, क्योंकि एक फिक्स हो जाएगा कि आपके लिए सिर्फ 33% ही है। इसीलिए इन्होंने कहा था कि मैं इसके खिलाफ हूं और इन्होंने अपनी एक सिफारिश करी कि जो कैपेसिटी है उस पर ध्यान दिया जाए, ना कि महिलाओं को रिजर्वेशन देने के ऊपर। ठीक है, देखिए कुछ एक्सपर्ट्स हैं वो कुछ और चीजें बताते हैं। वो बोलते हैं कि लोकसभा के अंदर या विधानसभा के अंदर किसी को रिजर्वेशन देने से अच्छा है कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ही रिजर्वेशन दे दी जाए। जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी जैसे कि बीजेपी हो गई, ठीक है, कांग्रेस हो गई, ये अपने पार्टीज के अंदर ही आरक्षण दे दें औरतों को। इससे हमें अलग से आरक्षण नहीं देना पड़ेगा लोकसभा के अंदर या विधानसभा के अंदर। उसके बाद सेकंड नंबर पे है ड्यूल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इसकी बात की जाती है, यानी जो निर्वाचन क्षेत्र है वहां पर 2 मेंबर को खड़ा कर सकते हैं, उसमें से एक महिला खड़ा कर दो, एक औरत खड़ा कर दो, एक आदमी खड़ा कर दो। इसकी बात की गई है। देखिए 1961 से पहले भारत के अंदर मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, ठीक है, लेकिन 1961 में इसको कन्वर्ट कर दिया गया सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर। यानी जो निर्वाचन क्षेत्र है वहां पे सिर्फ एक मेंबर ही खड़ा हो सकता है। ठीक है, कब किया गया? 1961 में। यहां पर आप कारण देख सकते हो क्यों किया गया ऐसा। जैसे कि मैंने आपको डाटा दिखाया, देखिए जो स्वीडन है जहां पर आपको 46% वुमेन देखने को मिलेंगी पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन इनको जो कोटा दिया गया है पार्लियामेंट के अंदर नहीं दिया गया है, इनको कोटा दिया गया है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर। उसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे देश हैं जिन्होंने जहां पर जो वीमेन का रिजर्वेशन है इतना ज्यादा है, लेकिन इनको कहां पे दिया गया है? देखिए नो नो नो, यानी पार्लियामेंट के अंदर दिया ही नहीं गया है। हमने इनको कहां पे दिया है? पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर। लेकिन हमारे जो भारत है, भारत में क्या किया है हमने पार्लियामेंट के अंदर ही इनको रिजर्वेशन दे दिया गया है। ये एक्सपर्ट्स का कहना है कि हम पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी इनको रिजर्वेशन दे सकते थे और उनकी वैल्यू बढ़ा सकते थे। देखिए यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज और ड्यूल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में एडवांटेज और डिसएडवांटेज दिए गए हैं, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रत्येक जो परिसीमन प्रक्रिया के बाद ही आरक्षित सीटों को रोटेशन द्वारा आवंटित किया जाएगा। यानी हर 10 साल बाद, जैसे कि 2026 में परिसीमन आयोग बनेगा, ठीक है, उसके हर 10 साल बाद यानी 2036 में, 2046 में जो परिसीमन करना है ना वो अनिवार्य कर दिया गया है। जब 10 साल बाद ये होगा तो क्या होगा बताओ? 33% का जो हमने रिजर्वेशन दे रखा है ना वो भी बार बार क्या होगा? चेंज होगा हर 10 साल के बाद। अब हमको पता है कि हमने रोटेशन के बारे में बात की गई है। जब एक एमपी को पता होगा कि मैं जिस क्षेत्र से अब खड़ी हो गई हूं, अब मुझे दूसरी बार वहां से खड़े होने का मौका नहीं मिलेगा, वहां पे मुझे सीट ही नहीं मिलेगी, तो एक संसद, एक जो सांसद है, एक जो एमपी है, वो किस प्रकार से वहां पे मतलब काम कर पाएगा अच्छे से, है ना? क्योंकि उसको पता ही है कि अगली बार तो यहाँ मुझे कुछ मिलना ही नहीं है, अगली बार तो इलेक्शन में यहाँ पर आ ही नहीं पाऊंगी मैं, तो क्या पता इससे जो उनका काम है वो प्रभावित हो। तो आपने देख लिया आज बहुत अच्छे से कि वुमेन रिजर्वेशन बिल क्या है, ठीक है, क्यों दिया गया है, इसकी आलोचनाएं क्या है, ये सारी चीज़ आपने देख ली। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।